हेलो स्टूडेंट, एपेक्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास ईयर सेकेंड चैप्टर साइंस का सेकेंड चैप्टर उसके आगे का डिस्कस करेंगे। इसके 2 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं और दोनों लेक्चर यूट्यूब पे है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि जो ये लेक्चर पहले देख रहा है उन दोनों लेक्चर को भी देखिए, ताकि एक कंटिन्यूटी बने रहे और आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप पहले उन दोनों लेक्चर को देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, जो आगे का बचा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे, इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि जो सूक्ष्मजीव मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं उनके बारे में देखा था हमने। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ का उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मनुष्य तथा जंतुओं में होता है। जनरली ये क्या होता है, जंतुओं में, जानवरों में होता है, लेकिन जानवरों के टच में आने से ये मनुष्यों में भी ये रोग हो जाता है। ये बहुत ही रेयर रोग होता है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसका प्रॉपर उपचार नहीं किया गया तो इससे डेथ होने की संभावना रहती है, जानवरों में और मनुष्यों में भी। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये अगर मनुष्य में होता है तो कैसे दिखता है। ये एक अल्सर टाइप में होता है। अल्सर यानी कि फोड़े टाइप में हो जाता है, हाथ में कहीं भी हो सकता है। ये होता किसके कारण है? ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। यहाँ देखिए, रॉबर्ट कोच सन 1876 में इन्होंने सबसे पहले बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, और ये जो जीवाणु है ये एंथ्रेक्स रोग का कारक है, यानी कि इसी के कारण एंथ्रेक्स रोग होता है। और भी जो रोग हैं जो जानवरों में होते हैं वो हैं गाय में खुर एवं मुंह का रोग। ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। खुर पका या मुंह पका आप लोगों ने सुना होगा। दुधारू पशुओं में मैक्सिमम ये होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। और जो ये एंथ्रेक्स रोग होता है, एंथ्रेक्स डिजीज होता है, वो किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। तो अब हम देखेंगे कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ पौधों के रोग के नाम दिए गए हैं और कौन से सूक्ष्म जीव उनके वाहक हैं ये दिया गया है, और फिर इनके संचरण का तरीका। तो सबसे पहला है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर नींबू में होने वाला एक रोग है जो किसके कारण होता है? जो जीवाणु के कारण होता है, और इसके संचरण का तरीका वायु है, यानी वायु के माध्यम से ये नींबू तक पहुँचता है। दूसरा है गेहूँ का रस्ट। गेहूँ का रस्ट गेहूँ की बाल में होने वाला एक रोग है, और ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण। और ये इसके संचरण का तरीका वायु भी होता है और बीज भी होता है, यानी संक्रमित बीज से ये हो सकता है और वायु के माध्यम से हो सकता है। तीसरा है भिंडी की पित्त, यानी ये भिंडी में होने वाला एक रोग है जो वायरस के कारण होता है। इसका संक्रमण कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो खाने पे बैठ के उनको विषाक्त कर देते हैं। मतलब उन पे कुछ ऐसी चीज़ें, सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल का निष्कासन करते हैं जिससे खाना जो होता है प्रदूषित हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और ऐसा खाना जब कोई मनुष्य खाता है तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा कि जब आप बाहर का खाना, जब बाहर के ठेले पर या कहीं खुले में खाना रखा हो, ढक के ना रखा हो, और वहाँ पे मक्खियाँ बहुत हों, और बाहर से, यानी बाहरी इन्वायरमेंट के सीधे कांटेक्ट में वो फूड आता हो, तो वो क्या होता है, उसके विषाक्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ऐसा भोजन अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा खाद्य परिरक्षण। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसका परिरक्षण कैसे करते हैं आप। आजकल क्या है कि आजकल रेडीमेड फूड का ज़माना है,
रेडीमेड फूड मिल जाता है मार्केट में, जो आप ले आते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, उबालते हैं, खा लेते हैं। तो उसका परिरक्षण कैसे किया जाता है, कैसे उसको इतने दिनों तक बचा के रखा जाता है। तो उसके लिए कुछ परिरक्षक होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। वो रासायनिक भी होते हैं और जनरली यूज होने वाले भी होते हैं। उनका उपयोग करके खाद्य का परिरक्षण किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आम खरीद के रखा जाए तो आम आपका हफ्ते 2 हफ्ते या फिर अगर प्रॉपर ना रखा जाए तो कुछ दिनों बाद सड़ने लगता है। लेकिन आम का अचार 1 साल 2 साल तक रह जाता है, सड़ता नहीं है। तो उसमें प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक यूज किया जाता है, जिसके कारण वो सड़ता नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से परिरक्षक हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी खाद्य सामग्री को बचाने के लिए। तो रासायनिक परिरक्षक, रासायनिक उपाय कौन कौन से हैं जो परिरक्षण के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए, पहला ही है इसमें नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को सामान्य। तो खाद्य परिरक्षण के कुछ उपायों में से देखते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में आप देखेंगे नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। कोई भी खाद्य पदार्थ अगर खराब होता है तो वो क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण वो पदार्थ खराब होता है। आप देखते होंगे खुले में अगर ब्रेड रखा जाता है तो ब्रेड पे भी फफूंद जैसी इकट्ठा हो जाती है, या फिर आप खाना ही रखते हैं तो वो भी खराब हो जाता है। बहुत गर्मी पड़ती है तो सुबह का खाना अगर आप फ्रिज में ना रखें तो शाम तक खराब हो जाती है। तो ये भी क्या होता है? सूक्ष्म जीव के कारण होता है, जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग जो होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है उसे हम परिरक्षक कहते हैं, और इसी वजह से इसका उपयोग हम खाद्य परिरक्षण में करते हैं। इसी प्रकार का और भी बहुत सारे केमिकल हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सहायक होते हैं। उनमें से देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है सोडियम बेंजोएट और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या होते हैं? सामान्य परिरक्षक की तरह यूज किए जाते हैं। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है वो जैम, आप देखते होंगे बाहर से मार्केट से आप जैम लेके आते हैं। वो जैम किसका बना होता है? फ्रूट का बना होता है, फलों का बना होता है, कच्चे फलों का या पके फलों का बना होता है। तो वो इतने दिनों तक कैसे सुरक्षित रहता है? तो उसमें परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? ये परिरक्षक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। तो उसमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वो खाद्य पदार्थ जो होता है खराब नहीं होता है और लंबे समय तक टिका रहता है। आगे देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। तो नमक का उपयोग करके भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। नमक का उपयोग करके क्या क्या परिरक्षित करते हैं? तो देखिए, नमक का उपयोग करके मांस मछली का परिरक्षण काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। ये जो नमक होता है वो क्या होता है? जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो मांस और मछली के ऊपर जीवाणु की वृद्धि नहीं होती है, तो ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। चीनी द्वारा भी परिरक्षण होता है। जैम और जेली में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीनी पड़ता है। चीनी का एक खास गुण ये होता है कि चीनी क्या करता है? किसी भी पदार्थ की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोई भी जो सूक्ष्म जीव होता है, नमी उसके लिए बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। जहाँ बहुत नमी होती है वहाँ सूक्ष्म जीव के ग्रो करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो नमी अगर कम कर दी जाए तो सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ की संभावना भी, यानी कि उनके जर्मिनेट होने की, यानी उनके बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है। इस वजह से जो चीनी होता है वो भी परिरक्षण की तरफ से यूज किया जाता है। ये भी जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित कर देता है, यानी कम करता है। तेल एवं सिरके द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जो होते हैं तेल एवं सिरके में जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो वो जब मर जाएंगे तो वो क्या होंगे? इससे खाद्य पदार्थों का उनका संक्रमण कम हो जाएगा। गर्म एवं ठंडा करना, ये एक प्रोसेस है, गर्म एवं ठंडा करना। आप देखते होंगे कि जब फ्रिज में किसी चीज़ को रखा जाता है तो वो मॉइस्चर, फ्रिज का काम क्या है? मॉइस्चर को खींच के बाहर कर देता है।
तो मॉइस्चर ख़त्म होता है, तो इस वजह से वो अधिक दिनों तक, आप बाहर की अपेक्षा फ्रिज में किसी खाने को अधिक दिनों तक रख सकते हैं। तो वो क्या ठंडा कर देता है, तभी बहुत दिनों तक रह जाता है। और ऐसे ही गर्म करने पे, अगर बहुत गर्म कर दे, दूध को गर्म किया जाता है तो क्या दूध नहीं फटता, अगर कच्चा दूध बहुत देर तक रखा जाए तो फट जाता है। तो इसी प्रोसेस का एक इस्तेमाल करके एक प्रक्रिया आती है आपकी पाश्चरीकरण। तो फ्रेंड्स, हम पाश्चरीकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि पाश्चरीकरण क्या होता है। पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध से सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है ये? दूध को 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर एकाएक उसको ठंडा कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चरीकरण। सबसे पहले लुई पाश्चर ने इस प्रक्रिया को खोजा था, इसी वजह से इस प्रक्रिया का नाम पाश्चरीकरण रखा गया। इसके माध्यम से क्या होता है कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर दिया जाता है, और जो पैकेट वाले दूध होते हैं, जो आपको पैकेट बंद दूध सप्लाई किया जाता है, वो पाश्चराइज दूध होता है, यानी वो पाश्चरीकरण प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया गया दूध होता है। तो आप कभी कभी देखते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, बिना उबाले उस दूध को पी लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। आगे देखते हैं भंडारण एवं पैकिंग के द्वारा कैसे किसी भी खाद्य पदार्थ को परिरक्षित किया जाता है। तो आजकल आप देखते होंगे मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं। मैक्सिमम आप ये सारी चीज़ें मॉल में देखते होंगे। मॉल में क्या होता है कि सब्जियां, फल, ये सारी एयर टाइट चीज़ों में सील कर दिए जाते हैं और फिर आपको बेचे जाते हैं। और ये लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक नहीं लेकिन फिर भी लंबे समय तक ये बचे रहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से थोड़ा सा सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट में कम आते हैं, इस वजह से ये लंबे समय तक बचे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सूक्ष्म जीव का वास स्थान कहाँ है, ये वायु में रहते हैं, मृदा में रहते हैं, जल में रहते हैं। जब इनके कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये कम से कम अटैक कर पाएंगे खाद्य पदार्थों पे। अब अगला टॉपिक आता है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आप लोगों ने राइजोबियम जीवाणु के बारे में सुना होगा, पहले पढ़ा होगा। ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है, ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, और इसका काम होता है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करता है, राइजोबियम जीवाणु। और दलहनी पौधों का उदाहरण है सेम तथा मटर। तो सेम तथा मटर के जड़ों में ये जो जीवाणु होता है ये पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। और ये सहजीविता के संबंध में पाया जाता है। सहजीविता मतलब कि प्लांट इस जीवाणु से बेनिफिशियल हो, मतलब प्लांट इस जीवाणु, ये जो जीवाणु है वो पौधे को फ़ायदा पहुंचाता है, और जो पौधा है वो इस जीवाणु को फ़ायदा पहुंचाता है। दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस संबंध को कहते हैं सहजीविता, मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो प्लांट कैसे फ़ायदा पहुंचाता है जीवाणु को? प्लांट जो होता है वो जीवाणु को सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करता है। और जो जीवाणु होता है वो प्लांट को क्या करता है, पहले वायुमंडल की मृदा को नाइट्रोजन में फिक्स करता है, तो मृदा से नाइट्रोजन फिर प्लांट में जाता है। तो इस वजह से ये सहजीविता का संबंध इनमें पाया जाता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। तो ये कैसे संभव है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, जबकि क्या होता है कि कुछ आपके बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर मृदा में फिक्स करते हैं, उसके बाद भी नाइट्रोजन की मात्रा कैसे फिक्स रहती है, तो इसको देखते हैं कैसे स्थिर रहती है। इसको हम देखने के लिए ये देखते हैं। ये देखिए एक लेग्यूमिनस प्लांट का, यानी कि दलहनी पौधे की जड़ दिखाई गई है, जिसमें छोटी छोटी ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें आपके रहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को देखते हैं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78%, और ये नाइट्रोजन जो होता है, ये कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो, जैसे कि आपने देखा कि जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, आपने देखा था पिछली क्लास में, साइनोबैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गा, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं, यानी यहाँ से नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, मृदा में फिक्स कर देते हैं। और कुछ और जीवाणु ऐसे होते हैं जो इन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के
यौगिक में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, और फिर ये सारे नाइट्रोजन जो होते हैं वो मृदा में फिक्स हो जाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन के यौगिक जो मृदा में उपस्थित होते हैं उनको पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं अपने जड़ों द्वारा। वो पौधों से अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधे अपने जड़ों द्वारा मृदा से नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं, और फिर वो नाइट्रोजन जो होता है पौधों में प्रोटीन के या फिर कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और हर चीज़ के निर्माण में, फैट के, सारी चीज़ों के निर्माण में काम आता है। तो ये फिर पौधे से, अगर कोई जंतु पौधे को खाता है तो ये पौधे से जंतु में पहुंच जाता है, और फिर जंतु के अपशिष्ट यानी कि जंतु का जो मलमूत्र होता है वो उसके द्वारा ये फिर मृदा में आता है। या फिर जंतु जब मरते हैं तो उनका सड़न गलन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ये हमने देखा था कि कैसे जब पर्यावरण का शुद्धिकरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि जो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो जंतुओं तथा पौधों को सड़ाने में काम करते हैं, मतलब उनको सिंपल फॉर्म में, सरल यौगिक में तोड़ने का काम करते हैं, उनका अपघटन करते हैं। तो ये जो जीवों के अपशिष्ट होते हैं या फिर मृत जीव होते हैं वो उनका अपघटन होता है, तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है वो पुनः मृदा में आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वायुमंडल से नाइट्रोजन कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो फिक्स करते हैं मृदा में, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, और जब नाइट्रोजन का यौगिक मृदा में आ जाता है तो वो पौधों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर पौधों को जब कोई जंतु खाता है तो वो जंतु में चला जाता है, और फिर जंतु के अपशिष्ट तथा मृत जंतुओं से पुनः उनका जब विघटन होता है तो पुनः वो आपके मृदा में आ जाता है। अब मृदा में कुछ ऐसे विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ देखिए, तो जो गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं तो ये गैस पुनः क्या होती है, वायुमंडल में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। और एक और तरीका होता है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है मृदा में। तो वो तड़ित के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि तड़ित क्या होता है तो आप जान जाएंगे। तो कई तरह से प्रक्रिया होती है जिससे मृदा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और फिर मृदा से फिर नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में चला जाता है। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि ये एक चक्र होता है और ये चलता रहता है, इसी वजह से इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये आपका सेकेंड चैप्टर, साइंस का सेकेंड चैप्टर अर्थ क्लास का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु यहीं ख़त्म हो जाता है। और इसके पहले 2 लेक्चर बन चुके हैं, तो आप लोग तीनों लेक्चर देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बार बार इस लेक्चर को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बार बार देखिएगा इसको, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।